हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 58। आदर्श फूफा का फेंका गया लेटर लवली के हाथ लग गया, जो कि चकिया से आया था। लवली ने जैसे ही उस मुड़े हुए कागज को खोलकर पढ़ना चाहा, एकदम से आदर्श फूफा उसके पास आए और वह कागज उनके हाथ से छीन लिया। लवली ने देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, ये क्या है फूफा, कागज काहे छीने हमसे, वापस दीजिए। आदर्श फूफा घबरा गए, कहीं लवली ने उस कागज में लिखी बात पढ़ ली तो दिक्कत हो जाएगी। सोचकर उन्होंने लवली की तरफ देखा और मुस्कुराए। लवली कुछ समझ पाता इससे पहले आदर्श फूफा ने कागज को मुंह में रखा और खा गए। लवली ने देखा तो बस दिखता ही रह गया। आदर्श फूफा ने जैसे तैसे मुंह बनाकर कागज को निगल लिया और लवली की तरफ देखा तो लवली ने उखड़े स्वर में कहा, का पिछले जन्म में कोनो असुर थे का? फूफा ने सुना तो चिढ़कर कहा, हम असुर थे तो तुम का हुए, तुम भी तो इसी खानदान से हो ना। लवली को नहीं पता था कि बीती रात मिश्रा जी और आदर्श फूफा के बीच सुलह होकर दोस्ती हो चुकी है। उसने चिढ़कर कहा, आपसे तो मुंह लगना ही बेकार है। इतना कहकर लवली वहां से चला गया और आदर्श फूफा ने ऊंचे स्वर में कहा, हाँ तो एक बात भेजा में घुसाई लियो, आदर्श बाबू से बहस जिंदगी तहस नहस। लवली ने तो आदर्श फूफा की बात नहीं सुनी, लेकिन मिश्रा जी ने सुन ली और कहा, ओ गुंडे महाराज, यहाँ आवा जरा। आदर्श फूफा खुशी खुशी उनके पास चले आए तो मिश्रा जी ने कहा, भगवान जब बुद्धि बांट रहे थे तो कहाँ थे आप? हमारे साथ फेरे ले रहे थे। बुआ ने हाथ पकड़ी ट्रे से चाय उठाकर पहले मिश्रा जी को दी और फिर आदर्श फूफा को देकर बोली, क्यों, सही बोले ना हम? अरे तुम हो कबो गलत बोल सकती हो का? लाओ चाय दो, सुबह से 2 घूंट तक नसीब नहीं हुए हैं। आदर्श फूफा ने कप लेकर कहा, काहे दिन में पीना शुरू कर दिए आप? मिश्रा जी ने फूफा को घूर कर पूछा। फूफा हंसते हुए झेंप कर बोले, कहा मिश्रा जी आप भी, अरे हम चाय के घूंट की बात कर रहे हैं भाई। बुआ अंदर चली आई। उनके जाने के बाद मिश्रा जी ने कहा, हमें एक ठो बात बताइए आदर्श बाबू, आपके पेट में कोई बात पसती नहीं है का? नहीं मतलब वो गुप्ता और शर्मा को ये सब बताने की क्या जरूरत थी कि हम चकिया जा रहे हैं? उनका सर पर उठाकर लेकर जाएंगे हमें। हमने सोचा 2 से भले 4। आदर्श फूफा ने चाय का घूंट भर कर कहा, चकिया से बहू को डोली में लेकर आना है, अर्थी पर नहीं तो 4 लोगों की जरूरत पड़ी है। अरे कभी अपने मगज भी इस्तेमाल कर लिया करो, वरना जंग लग जाना है एक दिनों का। मिश्रा जी ने फूफा को घुड़क कर कहा, अरे वो रामनगर की पहाड़ी पर उस दिन जो हुआ था वो सब भूल गए का? ज्यादा लोग रहे तो लल्लन से निपटने में आसानी होगी, बस जे सोचकर हम वो शर्मा और गुप्ता को बुला लिए। इस बार फूफा ने भड़क कर कहा, रामनगर की पहाड़ी पर कपड़े भी उतारे गए थे, जेका भूल गए? हमारे आसपास के सब लोग एक से बढ़कर एक पक्यात है, करने जाएंगे अच्छा होगा बुरा, इसलिए हम वो जाते थे कि अकेले जाएं और मामला सुलटाए लें, लेकिन नहीं, आपको तो पूरी बारात इकट्ठी करनी है। अब बजाइए बैठकर बाजा शर्मा और गुप्ता के नाम का। मिश्रा जी ने आदर्श फूफा को बिगड़ कर कहा, अरे काहे चिंता करते हैं आप, हमने गुप्ता और शर्मा को समझा बुझाकर भेज तो दिया है। आदर्श फूफा ने भी चिढ़कर कहा, अच्छा आप कहेंगे और वो दोनों समझ जाएंगे, चौक तक पहुंचे नहीं होंगे कि वो गोलू के बाप की बत्ती जलेगी और हो गवा मैटर। हाँ वो जानते हैं, शोरूम से गाड़ी मंगवाते हैं। कहते हुए मिश्रा जी उठे और वहां से चले गए। गाड़ी का है, बस से चलते हैं ना। फूफा भी उनके साथ उठते हुए बोले, उदू राक्षस भी तो जाएंगे ना साथ में, उसके लिए बस का खर्चा आप दोगे? आते हैं, मिश्रा जी ने कहा और वहां से चले गए। आदर्श फूफा तख्ते पर आ बैठे। कुछ देर पहले खाए कागज से अब उनके पेट में गुड़गुड़ होने लगी थी, इसलिए उठे और बाथरूम की तरफ भागे। शर्मा जी गुप्ता जी को अपनी स्कूटी के पीछे बैठाए चले जा रहे थे। ऐसे दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, लेकिन मुसीबत के समय दोनों साथ होते थे। स्कूटी आकर चौराहे के बगल में रुकी, लेकिन गुप्ता जी अपनी ही सोच में खोए हुए थे, इसलिए स्कूटी से नीचे नहीं उतरे। शर्मा जी ने देखा कि गुप्ता जी अभी भी बैठे हैं तो उन्होंने गर्दन घुमाकर कहा, अब का घर तक छोड़कर आए तुम्हें? गुप्ता जी की तंद्रा टूटी और उन्होंने शर्मा जी के कंधे पर हाथ रखकर बहुत ही सस्पेंस के साथ कहा, यार शर्मा, ये चकिया वही है ना जहां ब्रजेश रहता था? काहे,
अब तुमको चकिया काहे जाना है, और हमारी स्कूटी में इतना पेट्रोल नहीं है कि तुम्हें चकिया छोड़कर आए? शर्मा जी ने चिढ़कर पूछा। गुप्ता जी ने सुना तो मुंह बनाकर कहा, जब देखो तब गरीबी का रोना शुरू कर दो। जैसा साला गुलुआ भी का भूखे नंगे खानदान में ब्याह कर लिए। अरे बैल बुद्धि, चकिया यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर हुआ। अब तुम्हारी जो खटारा स्कूटी पहुंच पाई है वहां। हम साला कुछ और कह रहे हैं जी, बीच में पेट्रोल घुसा रहे हैं। बको का बकना है, शर्मा जी ने उखड़े स्वर में कहा। अरे यार, हम ये कह रहे हैं कि मिश्रा जी को एकदम से चकिया जाने की जरूरत क्या पड़ गई? और कल रात वो चांडाल भी तो कह रहा था कि फोन पर मिश्रा जी के घर की बहू वो मंगेश के कब्जे में है। गुप्ता जी ने सोचते हुए कहा। कौन चांडाल? शर्मा जी ने पूछा। अबे गुड्डू के फूफा, मिश्रा के घर में वो एक ही तो है महान आत्मा जो दारू पीने के बाद सब उगल देता है। शर्मा, हमको तो न साला कोनो गड़बड़ लग रही है। एक काम करते हैं, हम लोग भी मिश्रा के साथ चकिया चलते हैं और देखते हैं क्या मैटर है। गुप्ता जी ने कहा। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। और मिश्रा चाहे चकिया जाए चाहे लंदन, तुमको काहे हो कि फट्टी में टांग अड़ानी है? शर्मा जी ने कहा है कि वो हमारे मित्र है और मित्र का फर्ज है मुसीबत में अपने मित्र की मदद करना। ए यार शर्मा, चलो ना यार, का भाव खाए रहे हो? गुप्ता जी ने कहा। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें बहुत ही काम है। शर्मा जी ने गुप्ता जी से पीछे छुड़ाने के लिए कहा। अबे का काम है? कौन सा घर बैठ के शर्माइन का ब्लाउज पेटीकोट सिलना है तुमको? अबे चलो ना यार। गुप्ता जी ने कहा। ए गुप्ता, बता रहे हैं बिटिया की अम्मा को लेकर कोनो मजाक नहीं समझे। शर्मा जी ने कहा। हाँ हाँ ठीक है, हमारी भी तो कुछ लगती होंगी ना वो, और उनको लेकर काहे मजाक करेंगे? हम तो तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चलो ना। गुप्ता जी ने प्यार से कहा। अरे कहाँ चले भाई, सुबह से न चाय पिया है ना कुछ खाया है, ऊपर से वो गुड्डू का फूफा साला सवेरे सवेरे मिश्रा के घर में ऐसे बुलाए रहा जैसे मिश्रा ही ना रहे हो। शर्मा जी ने चिढ़कर कहा। लो, इतनी सी बात, ऊ रही मोहन की दुकान, चलो चलकर समोसा और जलेबी खिलाते हैं तुमको। आए यार शर्मा, आज भी चाय नाश्ता ना मिलने पर बच्चों की तरह बिगड़ जाते हो तुम। चलो आओ। गुप्ता जी ने स्कूटी से नीचे उतरकर कहा। शर्मा जी चाय समोसे का नाम सुनकर मान गए और स्कूटी को साइड में लगाकर कहा। हाँ, लेकिन चाय समोसे का पैसा तुम दोगे? शर्मा जी ने कहा। गुप्ता जी ने शर्मा जी के सामने हाथ जोड़े और बोले। अरे हम दे देंगे मालिक, चलो तो सही। शर्मा जी और गुप्ता जी साथ साथ चाय समोसा खाने निकल पड़े। और आपने कभी सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा कि दोनों साथ खड़े होकर चाय समोसा खाएंगे? मंगेश का घर चकिया। आज बिंदिया की शादी थी और घर में टेंट लग रहा था, क्योंकि व्हाट्सएप लोकेशन देखकर रवि भले खुद चकिया ना पहुंचाओ, लेकिन उसके लड़के टेंट के सामान के साथ वहां पहुंच चुके थे। देर रात पहुंचे थे, इसलिए मंगेश के भाई बिरजू ने उन्हें सुबह टेंट लगाने को कहा। सभी लड़के घर के पीछे वाले हिस्से में उसी काम में लगे थे। लल्लन भी रात से यहीं था। पास ही के गांव के उसके साले का घर जो था, जहां से शाम को बारात आनी थी, लेकिन लल्लन ठहरा मंगेश का दोस्त, इसलिए यहाँ भी सब काम धाम देख रहा था। वह टेंट वालों के पास खड़े होकर सब बंदोबस्त देख रहा था कि उसकी नजर घाघरा चुन्नी पहने घर के अंदर आते गुड्डू पर पड़ी। हालांकि लल्लन को नहीं पता था कि घूंघट के पीछे गुड्डू है। उसे तो रात में आई डांस ग्रुप वाली बिजली याद थी, जो रात में खूब ठुमके लगा रही थी, और उसे देखकर लल्लन का दिल गदगद हुआ जा रहा था। सही से लगाना बे, हम आते हैं, कहते हुए लल्लन अपने बालों में हाथ घुमाते हुए गुड्डू की तरफ चला आया। गुड्डू जैसे ही घर के अंदर आया, उसका सामना लल्लन से हुआ और एक पल को वह घबरा गया कि कहीं पकड़ा ना जाए, लेकिन फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा तो लल्लन उसके सामने आ गया। गुड्डू ने साइड से निकलने की कोशिश की तो लल्लन मुस्कुराते हुए फिर उसके सामने चला आया। ये देखकर गुड्डू झुंझलाया और कहा, कहाँ चाहते हो तुम? अरे चाहते तो बहुत कुछ है, कल रात मकान नाची हो तुम, हमारे दिल में अभी तक घुंघरू बज रहे हैं, लल्लन ने खुश होकर कहा। गुड्डू ने सुना तो मुंह बनाया और बोला, हम कल रात में नाचे, पर तुम्हारे दिल में घुंघरू अब तक काहे बज रहे हैं, और तुम हमारी छाती पर नाच रहे हो, चलो हटो हमारे सामने से। कहकर गुड्डू फिर से साइड से जाने लगा तो लल्लन उसके सामने आ गया और कहा, हमारा नाम लल्लन है, हम होने वाले दूल्हे के फूफा हैं। तो जाकर भूआ को परेशान करो,
हमारे पीछे काहे पड़े हो? गुड्डू ने खुद को शांत रखकर कहा, अरे तुम खुद ही तो कल रात इशारा कर रही थी, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। हैं, अब राजा को देख के खुद ही दरवाजा बंद कर ले रही हो, ये तो बहुत ही गलत बात है। लल्लन ने कुनमुनाते हुए कहा। गुड्डू ने सुना तो समझ गया कि जरूर लल्लन को कोई गलतफहमी हुई है और वह उसे कोई और समझ रहा है, लेकिन उसे यहाँ से निकलना था और जल्द से जल्द बिंदिया से मिलना था। इसलिए उसने जानबूझकर लल्लन के गाल पर उंगली घुमाकर कहा, अरे दरवाजा बंद किया है तो क्या हुआ, तुम वो खिड़की से आ जाओ। का सच? लल्लन ने खुशी से उछलकर कहा, हाँ सच, यहाँ से 4 घर छोड़कर 5वें घर के कमरे की खिड़की कल रात से तुम्हारे लिए खुली है। गुड्डू ने लल्लन को अपनी बातों में फंसा कर कहा। लल्लन ने सुना तो उसका दिल तो उछलने लगा और उसने कहा, अरे लेकिन तुम अंदर कहाँ जा रही हो, तुम भी चलो, तुम्हारे बिना खुली खिड़की का क्या फायदा। हमारा कुछ सामान अंदर रह गया, हम वही लेने जा रहे हैं, तुम खिड़की से चलो, हम दरवाजे से आकर तुमको यही स्वर्ग दिखाते हैं। गुड्डू ने कहा और मटकते हुए बिंदिया के कमरे की तरफ बढ़ गया। लल्लन मारे खुशी के घर से बाहर निकला और 5वें मकान की तरफ बढ़ गया। गुड्डू ने बिंदिया के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आया और दरवाजा अंदर से बंद किया तो बिंदिया ने चौंक कर कहा, ए कौन हो तुम और दरवाजा काहे बंद किए? बिंदिया किसी को आवाज देने के लिए चिल्लाती, इससे पहले ही गुड्डू ने आगे बढ़कर एक हाथ से उसका मुंह बंद किया और दूसरे हाथ से अपना घूंघट हटाकर दबे स्वर में कहा, अरे भाभी हम हैं गुड्डू। गुड्डू को एक बार फिर अपने सामने देखते ही बिंदिया की आंखें बड़ी हो गई और उसने गुड्डू से हाथ हटाने का इशारा किया। हम हाथ हटाए तो आप चिल्लाएंगी, गुड्डू ने कहा। बिंदिया ने झुंझलाकर नामी गर्दन हिलाई तो गुड्डू ने अपना हाथ हटा लिया। बिंदिया गुस्से से गुड्डू को घूरने लगी और फिर धीमे स्वर में कहा, हमने कल कहा था ना कि यहाँ से चले जाओ, फिर वापस कहाँ आए हो? गुड्डू ने पहले 2-3 गहरी सांसें ली। बेचारा घूंघट में ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा था। बिंदिया ने देखा तो पास ही पड़े जग से पानी लिया और गुड्डू की तरफ बढ़ा दिया। गुड्डू ने पानी पिया और गिलास बिंदिया की तरफ बढ़ाकर कहा, हम आपको लेने आए हैं भाभी। अब बहुत देर हो चुकी है गुड्डू, बिंदिया ने उदास होकर कहा। अरे कुछ देर नहीं हुई, कौन सा आपके फेरे पड़ गए, मांग में सिंदूर भर गवा या गले में मंगलसूत्र डल गवा जो देर हो चुकी है? कुछ देर नहीं हुई है, लेकिन हाँ, आप अगर हमारी बात ना सुनकर अपनी जिद पर अड़ी रही तो जरूर देर हो जाएगी। फिर तो हम का लवली भैया भी कुछ ना कर पाई है। बस एक बार ठंडे दिमाग से हमारी बात सुन लो, ओके बाद आपको जो ठीक लगे आप वो करना, गुड्डू ने बिंदिया को समझाते हुए कहा। बिंदिया ने सुना तो गुड्डू की तरफ देखने लगी और पलंग पर बैठते हुए कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? गुड्डू सामने पड़ी कुर्सी पर आ बैठा और बिंदिया को सब बता दिया। बिंदिया ने सुना तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि कैसे वह अब तक लवली को गलत समझ रही थी। बिंदिया के चेहरे से उदासी झिलमिलाने लगी और उसने रुआंसा होकर कहा, तो अब हम क्या करें गुड्डू? आपको कुछ नहीं करना है, जो करेंगे बस हम करेंगे, आप भागने के लिए तैयार रहना। बिंदिया ने सुना तो हामी में गर्दन हिला दी। गुड्डू उठा और खिड़की से जाने लगा तो बिंदिया ने कहा, खिड़की से काहे जा रहे हो गुड्डू, दरवाजे से जाओ ना। गुड्डू ने बिंदिया की तरफ देखा और सर पर ओढ़े दुपट्टे से खुद को ढकते हुए कहा, दरवाजे से नहीं जा सकते भाभी, कहा है कि हमारी जान के साथ साथ अब हमारी इज्जत को भी खतरा है। बिंदिया को कुछ समझ नहीं आया और गुड्डू खिड़की से कूदकर भाग गया। तो दोस्तों, क्या लवली जान पाएगा उस लेटर में लिखी बात? क्या रहेगा वो इस सारे झमेले से दूर? क्या मिश्रा जी का शक सही है? गुप्ता जी और शर्मा जी भी जाएंगे उनके साथ चकिया? क्या गुड्डू हो पाएगा सफल बिंदिया को भगाने में? जानने के लिए सुनते रहिए मनमर्जियां सीजन 4। और कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और कहानी को आगे सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।